कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो आज हम लोग पीजी का जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंट्रेंस का, उसमें हम लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे। पदार्थ विज्ञान जो है ना, इसका भी वेटेज रहता है एग्जाम में। थोड़ा इसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि हमें कोई भी मार्क्स, एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है। स्कोरिंग करना है ना, तो सब कुछ में होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में। एक मिनट रुकिए, मैं इसको प्रत्यक्ष से शुरू करेंगे, क्योंकि दर्शन शास्त्र वाला हो गया हमारा। प्रत्यक्ष का हम लोग शुरू करेंगे। एक मिनट रुकिए। और ना मैं सभी लोगों को ना अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग आइए और अनम्यूट करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट बस रुक जाइए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोगों को ना ये जो भी पदार्थ विज्ञान वगैरह है, ये सब काम आने ही वाला है। प्रैक्टिशनर भी हैं तब भी ये काम आने वाला है। तो एक मिनट में अलाउ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़िए। आप कौन पढ़ेगा? कंचन मैम, शशि मैम, प्रियंका जी, कोई पढ़िए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़ाइए, हम बताइए। प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रमाण बहुत सारे थे। एक प्रत्यक्ष प्रमाण था और याद नहीं आ रहे हैं सारे। आप ये वाला पढ़िए, वो बाकी सब तो आता है सब लोगों को। अगर आपको सब पढ़ना है तो मैं नहीं वहीं से पढ़ते हैं सर, जहाँ से पढ़ना है। हाँ, ये प्रत्यक्ष से पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यस, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो सामने दिखता है। प्रत्यक्ष में प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। जो हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष मतलब इंद्रिय के साथ जो हमें ज्ञान मिलता है। जैसे मान लो अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मेरी आंख इसको देख रही है, इंद्रिय। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम अपवेदेशम अभिविचारी व्यवसात्मकम प्रत्यक्षम। न्याय सूत्र ने इसकी अलग डेफिनेशन दी है। उसके पहले सांख्य कारिका की थी, फिर तर्क संग्रह की थी। तो श्लोक भी रटने होंगे सर? मैं इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। पहला प्रति विषयादवयसो दृष्टम प्रत्यक्षम, मतलब प्रति विषय में जो अद्वैवसाय, मतलब जो सोच समझ के जो देखा जाता है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। फिर दूसरा तर्क, वो सांख्य कारिका ने बोला है। तर्क संग्रह बोलते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि आंखों से शब्द, आंखों से रूप, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद में, और ये केवल आंखों का ही नहीं है, ये अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोला है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म। इंद्रियों का अर्थ, जो इंद्रियों के अर्थ का सन्निकर्ष होता है, तो उससे ज्ञान होता है। फिर बोल रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम। न्याय सूत्र में बोला है कि सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञानम, मतलब जो ज्ञान होता है व्यपदेश अव्यभिचारी, मतलब वो झूठा नहीं होता है। अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि ये दिख रहा है तो वो दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। व्यवसायत्मकम, जो मतलब हम लोग जो क्रियाकलाप करते हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर आत्मेन्द्रियार्थ मनो अर्थानम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनका जो सन्निकर्ष होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्त्वा तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। त्यक्त्वा तदात्वे, मतलब इसमें ना बुद्धि जो है वो पहले सोचती है। अगर मैं किसी का पेन देख रहा हूँ, ब्लैक कलर का पेन है, तो वो मैं देखने के बाद उसको सोचूंगा कि हाँ, बुद्धि से मैं सोचूंगा कि ब्लैक कलर का है। अगर ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का मैं सोचूंगा। तो बुद्धि उस पर अपना कार्य करती है। उसके बाद जो ब्रेन को समझ आता है, दिमाग को समझ आता है, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये चरक सूत्र स्थान में और अच्छे से इलेबोरेट किया है। अब आप शशि मैम, आप पढ़िए अब। तो ये वाली डेफिनेशन तो हर किसी को रहती होगी, या तो आत्मेंद्रिय मनोअर्थनम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। कई बार ये आता भी है, तो ये होता है किस प्रमाण के लिए? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए है। फिर है न्याय वैशेषिक वेदांत और आयुर्वेद इंद्रियों को भौतिक मानते हैं, जबकि सांख्य दर्शन इंद्रियों को अहंकारिक मानता है। तो जब उत्पत्ति हुई थी तो उसमें सबसे पहले अहंकार की उत्पत्ति हुई थी। पहले आत्मा थी, मतलब भगवान ने कहा कि अहम, पहले मैं हूँ। फिर उससे उनके 3 गुण उत्पन्न हुए थे, तो उसमें एक अहंकार भी था। तो उस अहंकार से आगे उत्पत्ति हुई। तो जो पंचमहाभूत में हम लोग मतलब पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पत्ति क्रम में,
तो वहीं पर ये अहंकार है, तो वहां का उससे इन सब चीजों की उत्पत्ति हुई। और जो मेजॉरिटी दर्शन है वो भौतिक मानते हैं, मतलब पंच महाभौतिक मानते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों की उसमें अगर देखेंगे तो बाद में उत्पत्ति हुई है। फिर अंतःकरणों के प्रत्यात्म लक्षण, मतलब जो आपकी 11 इंद्रियां, एकादश इंद्रियां हैं, तो वो आती हैं आपके अंतःकरण में, मतलब उसके थ्रू हम जानते हैं। तो मन का जो मेन अर्थ है या मन का जो मेन विषय है, मेन कार्य है, वो संकल्प है। हम किसी चीज का जो डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, वो है संकल्प। फिर बुद्धि अध्यवसाय होता है, बुद्धि से आप विचारते हो सही है गलत है, ये चीज होता है। पहले संकल्प ले लिया, जैसे मान लो हमने करने को कुछ सोच लिया, लेकिन फिर बाद में हम सोचते हैं ना कि सही है गलत है, तो वो हमारा बुद्धि से आता है। फिर अहंकार का मतलब व्यवसाय या वृत्ति, अहंकार की वजह से फिर हम उसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब उसको काम करने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ये सोच लिया ये करना है, फिर वो अच्छा है या बुरा ये है, फिर अच्छा बुरा डिसाइड करने के बाद अब मैं करूंगा, तो ये वृत्ति है ना सर? हाँ बराबर। प्रत्यक्ष प्रमाण दो तरह का होता है, एक निर्विकल्पक होता है, एक सविकल्पक होता है। निर्विकल्पक का बोला है इन्होंने, निष्प्रकारकम ज्ञानम किंचित इदम इत, और सविकल्पक का सप्रकारकम ज्ञानम, सर ये विकल्प का याद मतलब नहीं है कि रहे। निष्प्रकारकम ज्ञानम, कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन क्लियर नहीं है कि कुछ है कि नहीं है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग ओके। शमशान भूमि में जाएंगे, कुछ ऐसे कुछ हम्म दिखेगा, तो आप ये तो ना देख तो ना रहे हैं, वहां पे कुछ तो दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है। निष्प्रकार का ज्ञान है, मतलब वो है भी और नहीं भी है। कुछ जैसे हम्म बोलते हैं ना, आधा फसाना आधा हकीकत आधा फसाना, कुछ है भी कि नहीं। हम्म लेकिन सविकल्प सब प्रकार का ज्ञानम वहां पे है, सच में है, वो उस टाइप का ज्ञान है। मतलब जैसे आपको एक होता है फील होना, एक होता है प्रत्यक्ष देखना, है ना? हाँ फिर सविकल्पक के दो तरह है, एक लौकिक है एक अलौकिक है। लौकिक मतलब हर कोई जनता फिजिकल बॉडी वाला। लौकिक में दो हो गया, एक बाह्य हो गया, एक आभ्यंतर हो गया। तो बाह्य जो है वो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो पंचेंद्रिय होता है, पंच ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष। और आभ्यंतर जो मानस होता है, कई बार हमारा जो मन कहता है, मन के से हमें समझ में आता है, या कुछ लोग उसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कुछ लोग उसको इंट्यूजन्स कहते हैं, ये चीज है। तो पंच ज्ञान इंद्रिय में आगे है बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, मतलब वही जो है आत्मा इंद्रिय मनोअर्थ सन्निकर्ष वाला हिसाब तब है कि इन सबका संयोग होगा तब हमें पता चलेगा। और अलौकिक में होता है सामान्यतः लक्षण प्रत्याशक्ति, लक्षणों से पता चलता है। जैसे एक गौ से संपूर्ण गौ जाति का ज्ञान, मतलब एक गाय हमने देख लिया कि गाय ऐसी होती, शेप साइज दिस दैट, तो वैसे ही और जितनी भी गाय होंगी सभी एक जैसी होंगी। ज्ञान लक्षण का है बर्फ के टुकड़े को देखकर बिना स्पर्श किए हुए उसकी शीतलता का ज्ञान। तो ये हमें पहले से पता होता है कि हम जानते हैं बर्फ का शीतलता होता है, या हीट निकल रही है, कहीं पर पानी उबल रहा है तो समझते हैं कि उसमें गर्मी है। तो ये हमें अपने ज्ञान के थ्रू पता है, बगैर पूछे, मतलब बगैर उसको टच करे भी हम जानते हैं, तो वो हमारा ज्ञान से आता है। फिर योग में होता है एक युक्त एक युंजान। ये युक्त का होता है योगियों को सदा ज्ञान होता है। जैसे पुराने जमाने में बोला जाता है तो जो आप तो ऋषि महर्षि होते थे या चरक जी थे, तो चरक जी बैठकर इतना पढ़े थोड़ी थे, उनको वैसे ज्ञान था क्योंकि बहुत बड़े योगी वगैरह थे। फिर ज्ञान होता है समाधि से ज्ञान होता है, बहुत सारे लोग समाधि में बैठते हैं, मेडिटेशन की एकदम हायर स्टेट जो होती है उसको बोलते हैं, तो उससे भी ज्ञान आता है। तो पुराने टाइम में बहुत पहले इस तरह से भी ज्ञान लोगों को मिलता था। फिर है इसमें आपके बाह्य लौकिक में संयोग है, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेष से भाव। ये छह थे ना सर, 1 2 3 4 5 6, यस याद है आज भी। तो ये छह थे आपके। तो जैसे आपने सामने कोई घड़ा रखा है और अपनी आंख से देखा तो वो बोला, तो ये संयोग हुआ, मतलब इंद्रिय का विषय से संयोग हुआ, तो ये हो गया संयोग। फिर संयुक्त समवाय होता है कि आपने उस घड़े को देखा, उस घड़े का रूप कैसा है, मतलब उसका शेप वगैरह कैसा है, वो संयुक्त समवाय हो गया। और संयुक्त समवेत समवाय में नेत्र का घट के रूपत्व से, है ना? वो भी रूप से, ये भी रूप से। नहीं, अच्छा ये रूप से है, जैसे आपने मटका देखा, उसके बाद हम्म, उसका कलर देखा, ये हाँ, रूप हो गया। उसके बाद रूपत्व हम्म, मतलब किस कलर का है, वो कितना साइज का है, वो जो अच्छा, आकार और कलर को हम डिफरेंशिएट करते हैं, वो सेम हम्म, समवाय हो गया। ओके। फिर समवाय होता है, तो समवाय कारण का मतलब होता था कि किसी में कोई चीज पहले ही है, जैसे पानी में शीतलता होती ही होती है, तो उसको बोलते हैं समवाय कारण। तो नहीं समवाय का नहीं कारण, हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। समवाय जो है वो केवल कान के लिए बताए, स्पेशल कान के लिए बताए, कि कर्ण का शब्द से, जैसे कि शशि मैम बोल रही हैं, तो मुझे कान से सुनाई दे रहा है कि शशि मैम बोल रही हैं। उसके बाद में संवेद सर ये तो है, लेकिन वो नहीं है जैसे द्रव्य में समवाय संबंध से ये चीज होती है। वो पढ़ते थे ना हम लोग कि मान लो मुलेठी है, तो मुलेठी का ये गुण है, वो उसमें समवाय संबंध से वो उसके गुण उसमें पड़े हुए हैं।
वो आपका बात सही है। यहाँ पे प्रत्यक्ष में केवल कान का ही है, और ये बाकी जो अच्छा। संयोग, संयुक्त, समवाय, संयुक्त, संवेद, समवाय है ना, ये 4 हम्म। इंद्रियों का है। और यहाँ समवाय, संवेद, समवाय ये कान के इंद्रिय से है, बस करने इंद्रिय। अच्छा। वो जो आप बोल रही है ना, कारण, हाँ, समवायकरण, वो जब असमवायकरण, पढ़ते थे निमित्त ना, कारण। पदार्थ में भी था, द्रव्य गुण में भी था ना। हाँ, वो समवायकरण, असमवायकरण, निमित्त कारण, वो हाँ। आगे आएगा आएगा। अच्छा, वो दूसरी चीज है। ठीक फिर है। है समवेत समवाय में कर्ण का शब्दत्व से, मतलब पहले तो पता चला मैं बोल रही हूँ, फिर मैं पता चला क्या बोल रही हूँ, है ना सर। हाँ, बराबर। और फिर विशेषण। विशेषण विशेष भाव का है, पृथ्वी के तल से घट का अभाव। हाँ, मतलब इसका मतलब। वहां पे पहले मटका रखा था, और उसको हाँ। हटा दिया, उसका अभाव दिख रहा है कि अब वहां पे नहीं है। जैसे कि, अच्छा। हाँ, वो अभाव हो गया। जैसे कि आज सुबह लेक्चर नहीं हुआ हमारा, तो ऐसा हाँ। लगा कि कुछ तो सुना सुना है, नहीं है, आज लेक्चर नहीं हुआ। हाँ जी सर, 2-2 3-3 बार मोबाइल चेक किया। हाँ, तो वो अभाव हो गया, विशेषण विशेष्य अभाव, ऐसा हो ओके। गया। हाँ, फिर है प्रत्यक्ष के बाधक कारण, तो ये 8 होते थे। ये सारे रट्टे करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अति दूर कोई चीज बहुत दूर है तो भी नहीं दिखेगा, बहुत करीब है आंख के बिल्कुल पास है तो भी नहीं दिखेगा। इंद्रिय घात, मान लो आंख ही वो हो गई है, बंद है, या उसमें चोट चपेट लगी आघात हो तो भी गया, नहीं चोट लग गया है, इंजरी हो गया है, हाँ, नहीं तो दिखेगा। भी नहीं दिखेगा। मन अवस्था, आपका मन कहीं और है, कई बार आप आते हो टेबल पर कोई सामान रखा, बट आपका मन कहीं हो रहता है तो आपको नहीं दिखता, फिर आप जाते हो ढूंढ ढाड़ करके, फिर आप आते हो देखते हो उसी टेबल पर रखा था, तो आपका मन कहीं और रहेगा तो भी, क्योंकि आत्म, इंद्रिय, मनो, अर्थ, इन जब इन सबका संयोग होता था तब प्रत्यक्ष में कोई चीज दिखती थी। फिर है सूक्ष्म, कोई चीज बहुत छोटी है तो भी नहीं दिखता, जैसे मान लो सुई में धागा डालना है, तो बहुत अगर ये आंख की आपका अच्छी पावर कोरोना नहीं तो आपको वायरस दिख तो जाए। दिखाई नहीं दे रहा था, कोरोना वायरस। वो तो सर बहुत बड़ी चीज है, मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता है। लेकिन जैसे ऐसे भी नॉर्मल सिंपल में भी समझे कि एक विजन अगर कमजोर हो जाती है तो आपको सुई के अंदर जो होल है वो कहाँ दिखता है, तो वो नहीं डाल इंद्रिय घात, पाते। वो इंद्रिय घात में हो गया कि हमें अच्छा। दिखाई नहीं दे रहा। ओके सर। हाँ, हाँ। तो जितने माइक्रो पार्टिकल्स हो गए वो सच में याद में आ गए, है ना। हाँ, फिर व्यवधानात, मतलब व्यवधानात व्यवधानात, मतलब कुछ तो व्यवधान आ गया सामने। हाँ, रुका जैसे पर्दा आ गया तो हमें पीछे क्या है वो दिखाई नहीं देगा। जी सर। फिर अभी है अभिभवात, अभिभवात मतलब। अभिभावक का मतलब है कि जैसे सूर्य के प्रकाश में हमें चांद और ये तारे नहीं दिखते हैं, अभिभव हो ओके। जाता है। ओके सर। और समाना व्यवहारत मतलब क्या है कि अगर हमने चावल लिया, और चावल हम्म। के कलर का ही कोई पत्थर है, तो हमें, हम्म। क्योंकि समान है, तो हमें हाँ ये जी नहीं सर। पता चलेगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि चावल कौन हम्म। सा है, पत्थर कौन सा है। हम्म। जी। तो पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, की मतलब कुछ चीजें हम लोग ऐसे सोचते हैं उससे मतलब। तो अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्ष, ये चरक ने कहा कि अनुमान जो होता है युक्ति की अपेक्षा करता है, ये हम अपनी युक्ति से तर्क की समझते और हैं। युक्ति की, तर्क लगाते हैं कि ये ऐसा है तो इसलिए ये ऐसा है। अगर कोई हम्म। मोटा इंसान है तो हम बोलेंगे कि बहुत खाता होगा ये, इसलिए मोटा है। हाँ। कोई कृष है तो हम युक्ति लगाते हैं, तर्क लगाते हैं कि ये खाता नहीं होगा, इसके बॉडी में लग नहीं रहा, हम तर्क हाँ। लगाते हैं। ओके। फिर चरक की एक और डेफिनेशन है, अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा। तो उसमें पहले में खलु वर्ड यूज किया था, खलु मतलब निश्चित ही, और इसमें नाम वर्ड इन्होंने यूज किया, तो दोनों ही चरक की डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी और की है। फिर है एन अनुमीयते तद अनुमानम, ये तर्क मतलब वो भाषा का है। तृतीया, तृतीया है, ये न अनुमीयते, मतलब जिससे हम्म। हम अनुमान करते हैं, जिससे अनुमान करते हैं उसको अनुमान कहते हैं, ये तर्क भाषा में। हम्म। और तर्क संग्रह में अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमान का जो अनुमिति, जो करण है, जो साधन है, उसके हम्म। सहायता से हम कुछ अनुमान करते हैं। हम्म। हाँ। फिर है लिंग परामर्शे, परामर्शेन अनुमीयते अतो लिंग परामर्शे अनुमानम, तर्क भाषा। हाँ, लिंग का मतलब है कि कोई लक्षण देख के उससे हम हम्म। परामर्श लेते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, मतलब वहां हाँ पे जी, हाँ कुछ जी। चीज दिखाई देता है। हाँ, बोलिए बोलिए आप। सर ये हाँ, मतलब इसका मतलब ये है याद ही कि नहीं कुछ रहता। चीज हम हाँ। देखते हैं, तो उसके बाद में हम परामर्श करते हैं कि वहां पे धुआं निकल रहा है, मतलब वहां पे आग जल रहा होगा पहाड़ पे, तो ऐसे हाँ करके जी, हाँ जो जी। अनुमान होता है उसको तर्क भाषा में अनुमान बोला है। जी सर। फिर है परामर्श का है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। हाँ, तो व्याप्ति परामर्श विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, मतलब वहां पे व्याप्ति है वो चीज का। जैसे जहां जहां अग्नि होगा वहां वहां धुआं होगा, उसकी हम्म। व्याप्ति है। बिना हम्म। अग्नि का धुआं हो ही नहीं सकता है, वो हम्म। कुछ भी कुछ जला रही है, हम्म। तो उसके पक्ष में वो चीज है, उसके
सपोर्ट में है, इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परामर्श बोलते हैं, उससे हम जानते हैं कि परामर्श है। और व्याप्ति का मतलब है साहचर्य नियमो व्याप्ति, उसका साहचर्य होता है। अग्नि और धुआं का क्या है, साहचर्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको हाँ। व्याप्ति बोलते हैं। ओके। व्याप्ति के भेद बता रहे दो। दो भेद, अन्वय और व्यतिरेक। जी तो अन्वय वाला यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूम, मतलब जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगी, तभी हुआ है। दूसरा है व्यतिरेक में अभाव रूप, यत्र बन्निर नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति था जलाशय, मतलब जहां धुआं नहीं होगा वहां अग्नि नहीं होगी, जैसे जलाशय। हाँ, मैंने जब एमडी करा था ना, तो मैं बच्चों को पढ़ाता था लाइब्रेरी में, तो बच्चे बोलते थे कि अब नहीं है तो क्यों इसको डाला है, कि नहीं है, और ये कॉमन सेंस की बात है, ये डाला क्यों, ये हम क्या। हाँ, तो सर जब पढ़ते थे तो पदार्थ पूर्व तो लगता ही था, क्योंकि कभी कभी कुछ वही है ना कि अपना जो है, मतलब आयुर्वेद जो है अभाव प्रमाण को, कि कौन सा दर्शन था वो अभाव प्रमाण को नहीं मानता है, क्योंकि हम भाव को मानते हैं कि जैसे सूरज नहीं है तो हम कहते हैं अंधेरा है, तो वो चीज नहीं माना जाता, सूरज का होना वो है। ये कॉमन सेंस की बात है, नहीं है तो क्यों इसको डाला क्यों है, लेकिन है, मतलब हमें ये पढ़ना पड़ता है कि व्याधि है, व्याधि नहीं है, ये भी हमें पढ़ना पड़ता है, अभाव को पढ़ना जरूरी है। हाँ। फिर व्याप्य में है, यह व्याप्यते सह व्याप्य है यथा धूम, हाँ, जो मतलब फैला हुआ है वो व्याप्य है। जो व्याप्त करता है उसको व्याप्य बोलते हैं। जैसे धुआं है, वो अग्नि की वजह से ही है ना। और व्यापक बोलते हैं यह व्यापनोति सह व्यापक यथा जो अग्नि। जो व्याप्त होता है, एक तो है कि जो करता है, और जो ये होता है उसको व्यापक बोलते हैं, जैसे अग्नि। मतलब एक करने वाला और एक कराने वाला है ना, हाँ, ऐसे कुछ कर्ता कराने वाला कारण। नहीं, तो जैसे एक आवरण का सोचिए कि एक उसके ऊपर कवरिंग करने वाला और एक होने वाला। हाँ, कर्ता और कारक नहीं समझ सकते। करता और कारक कैसे, ऐसा करिए कि जैसे अग्नि है, अग्नि की हाँ। वजह से धुआं निकल रहा है, हाँ, अग्नि की तो, वजह से धुआं निकल रहा है। तो अग्नि हो गई कारण हाँ, और धुआं हो गया कार्य। कार्य। हाँ, फिर पक्ष धर्मता, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, यथा धूम का पर्वत में रहना। हाँ, वो उसकी व्याप्ति है, पक्ष धर्मता है, कि जैसे हम पहाड़ पे देख रहे हैं वहां पे धुआं है, तो वो वहां चीज, वो चीज है, वो पक्ष धर्मता है। पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। पक्ष संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, यथा धूम धूम धूमत्वत्व के संदर्भ में पर्वत पक्ष है। हाँ, सर ये सब मतलब चीजें डिसीज में कैसे समझेंगे? मैं बता रहा हूँ, पहले ये है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, मतलब वहां पे कंफर्म नहीं है, वहां पे कुछ चीज हमें दिख रहा है कि कुछ तो है। तो जैसे कि हम लोग धुआं देखते हैं, तो धूमत्व के संदर्भ में पर्वत पक्ष है, हम लोग देखते हैं कि पर्वत पे धुआं है क्या, कि है कि नहीं है, कंफर्म करते हैं, फिर और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ धुआं है, नहीं तो कभी कभी बादल भी हो सकता है। यहाँ पे संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जैसे कि हम डिजीज में देखें, डिजीज में हम लोग देखेंगे कि उल्टी आ रही है, तो उल्टी किस लिए, अम्लपित्त है क्या, रात को एसिडिटी, रात को जागरण नहीं हुआ क्या, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि क्यों एसिडिटी है, उन्होंने उल्टा पुल्टा खाया था क्या, दिन में सोते क्या, तो इसी से हम आगे फिर अनुमान लगाते हैं ना, फिर उसके बाद ही युक्ति लगा के फिर चिकित्सा करते हैं, ये शुरुआत ऐसे ही होता है। ओके, फिर है सपक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, यहाँ पे जैसे धूम का यहाँ पर महानस। वो होता है कि वो होता है, जैसे कि पहाड़ पे आग लगी है, धुआं लग रहा है, तो हम कंफर्म नहीं है कि सच में धुआं है कि बादल है कि हवा चल रही है, लेकिन जैसे कि महानस, किचन में चूल्हे पे खाना बन रहा है और वहां जो धुआं निकल रहा है वहां पे हमें कंफर्म है, निश्चित साध्यवान है कि वहां पे धुआं है, क्योंकि वहां पे आग जल रही है, हमें एकदम क्लियरली दिख रहा है वहां पे। अच्छा, किचन को बोलते हैं महानस? महानस मतलब किचन, रसोई। अच्छा, मुझे याद था अग्नि है, तो है। फिर है विपक्ष, निश्चित साध्य अभाव अभाववान विपक्ष। हाँ, मतलब जहाँ पे उसका अभाव है, साध्य का अभाव है, जैसे कि जलाशय में धुआं हो ही नहीं सकता है, कोई लेक में जाएंगे और धुआं देखेंगे तो हो ही नहीं सकता है, वहां पे अभाव है उसका। विपक्ष हो गया, सपक्ष और विपक्ष। फिर अनुमान के दो भेद थे, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। स्वार्थानुमान मतलब स्वयं के ज्ञान के लिए, परार्थ मतलब किसी दूसरे को समझाने के लिए। जैसे कि मैंने किसी को बताया जैसे आप कि समझाते हो हम हाँ, लोग कि को। मैंने ये पेशेंट ठीक किया, तो आप लोग
पहले मैं खुद समझता हूँ कि ये ऐसा पेशेंट ठीक हुआ, मतलब इसका ये चीज ठीक हो रहा है। जैसे मैंने एडिनोमायोसिस का केस बताया, तो उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिल रहा है, तो मैं अनुमान लगाता हूँ। मैंने थोड़ी ना सोनोग्राफी हर बार कराया है, 1 महीने की बात कराऊंगा ना, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि हाँ ये ठीक हो रहा है। उसके बाद में मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि देखिए मैंने ऐसे बस्ती दिया, नस से दिया, घृतपान कराया, फल घृत खिलाया, तो फायदा हो रहा है। तो आप लोग भी अनुमान करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। आप लोग थोड़ा ना प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो लोग, तो ये परार्थानुमान, स्वार्थानुमान। जी सर। फिर पंच अवय वाक्य में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, दृष्टांत, उपनय, निगमन। जी माय गॉड, ये इसमें क्या रखा होता है हमारे। कि हाइपोथेसिस हम लोग लिखते हैं, साध्य निर्देशक प्रतिज्ञा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि कंचन मैम सबसे इंटेलिजेंट है, ये एक प्रतिज्ञा कर दिया। फिर हेतु कर देंगे कि साध्य साधन हेतु, तो हम लोग बोलेंगे कि कंचन मैम बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको हम प्रूफ करना चाहेंगे। प्रूफ करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि कंचन मैम जो है पढ़ाई करती है। उदाहरण देंगे कि दृष्टांतो यत्र मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम। हम एक ऐसा उदाहरण देंगे कि मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ आए। यो वर्णे वर्णति, जो हम वर्णन करते हैं तो वो समझ आता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कंचन मैम जो है ना सुनीता विलियम्स की तरह, एक एग्जांपल देंगे कि उनकी तरह सोचती हैं, समझती हैं, ऐसा एक उदाहरण देंगे। फिर उपनय मतलब उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करेंगे। फिर हम उसको प्रूव करने के लिए बोलेंगे कि सुनीता विलियम भी इतना तेज पढ़ती थी, इतना काम करती थी, हाँ कंचन मैम भी अब करती हैं। उसके बाद में निगमन में फिर से हम हाइपोथेसिस को प्रूव कर देंगे। हेतुपदेशात प्रतिज्ञा पुनर्वचनम निर्गमम, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि हेंस प्रूव्ड कि कंचन मैम सुनीता विलियम्स की तरह बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसे 5 तो सर वैसे हो गया जो मैथ में या फिजिक्स में थियरी प्रूफ करते थे। हाँ वैसे ही। फिर प्रतिज्ञा का एक मतलब मिनट होता है रुकिए, सब लोगों को समझ आया क्या ये चीज, पंच अवयव वाक्य? कंचन मैम आपको समझ आया क्या? कानवल दल मैम, मैंने प्रूफ कर मतलब इजी लैंग्वेज में समझाया। सर एक्चुअली ना ये मतलब आप बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए हो, क्योंकि ये मैं अगर अकेले पढ़ने जाती थी तो शायद मैं पढ़ती ही नहीं थी, स्किप कर देती थी। पर जैसे आप समझा रहे हो ना तो काफी अच्छे से समझ रहा है सर। जी ये पंच अवयव वाक्य कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस पे एमसीक्यू आता है। तो 5 होते हैं। और इनका नाम याद रखिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। प्रतिज्ञा हेतु तो उपनय, निगमन। हाँ ये हम पहले कोई तो एक हाइपोथेसिस करते हैं कि जैसे कि कोरोना वायरस ऐसे सिचुएशन में फैलता है, ये पहले हमने हाइपोथेसिस किया। फिर हम उसका कुछ हेतु करेंगे कि ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। फिर हम एग्जांपल देंगे, कोई एग्जांपल देंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशन में ये बढ़ रहा था, ऐसा ऐसा होने से बढ़ रहा था। फिर उसको हम करेंगे हाँ अब बढ़ रहा था। उसके बाद में हाइपोथेसिस प्रूफ हो गया या अभी एमडी में ऐसा आएगा आप लोगों को कि एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो फिजिक्स में भी होता था ना कि जब कोई चीज थियरी जो होती है प्रिंसिपल बनती है, तो उस थियरी को प्रिंसिपल बनने के लिए इन 5 फेजेस से गुजरना पड़ता है। हाँ प्रूफ करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें भी यही चीज होता था कि हम ऐसे ही लिखा जाता था पहले ये। फिर प्रतिज्ञा, साध्य, निर्देशक, प्रतिज्ञा। आप बताइए। वही ना, साध्य को निर्देशित करने वाला प्रतिज्ञा होता है कि हम कोई चीज को यहाँ पे साध्य को डाल रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस है ये चीज। फिर हेतु का है मतलब साध्य साध्य और साधन। साधन के हेतु, जिसको प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करने वाला चीज है साधन, उसको दोनों का मिला के हेतु रहता है। उदाहरण या फिर दृष्टांत है, दृष्टांतो यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम, मतलब मूर्ख इंसान और बुद्धिमान इंसान। कोई गांव का बच्चा आया, उसको भी मैं कोई एग्जांपल दूं तो उसको भी समझ आना चाहिए, और जो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको भी समझ आना चाहिए। ऐसे बुद्धि साम्यम जो वर्णन वर्णित, जो वर्णित किया जाता है वो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। और उपनय है उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना, मतलब हमने उसको प्रूफ एग्जाम्पल करने के लिए देके, उसके फेवर में कोई और बात बताना ना। हाँ कोई और बात नहीं, यही बात को प्रूफ करना। सर आपकी हाँ जी सर। फिर है और निगमन है हेतु, हेतु उपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम। हाँ मतलब प्रतिज्ञा ऊपर क्या किया, हमने कोई हाइपोथेसिस किया, तो हमने हेतु के उपदेश से साथ में लेके और फिर हमने उसी चीज को प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि ये प्रतिज्ञा हाँ। बिल्कुल सही है। फिर है अनुमान,
अनुमान के भेद न्याय दर्शन के हिसाब से 3 है। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत का मतलब कारण से कार्य का ज्ञान है। शेषवत मतलब कार्य से कारण का ज्ञान। कार्य से कारण का ज्ञान तो हो गया कि धूम से अग्नि का ज्ञान हमने किया है ना, वो कार्य से कारण का हो गया। और कारण से कार्य का ज्ञान मतलब क्या बीज है, हुआ? बीज से हम वृक्ष का सोचेंगे कि फिर अनुमान सामान्य करेंगे। दृष्टि कारण और कार्य से भिन्न था एक स्थान। एक स्थान पर पुष्पित कदम को देखकर अन्यत्र भी कदम के पुष्पित होने का अनुमान होना। जी सर। कॉमन चीज है कि जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, शिल्पा में मैम भी पढ़ा रही हैं, तो मतलब दोनों जगह पढ़ाई होती है। एक जगह जो चीज दिखता है वो दूसरे जगह भी होगा। कदम वृक्ष का जो फूल है वो दिख रहा है, तो अन्य जगह भी ऐसे ही फूल आए होंगे, ऐसा हम लोग अनुमान करते हैं। लिंग के भेद, लिंग के एक भी मिनट पहले भेद सभी 3 लोग है। समझ है क्या? अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक। एक मिनट, सब लोग को समझ आया ये सारा चीज? आशा मैम आपको समझ आया क्या? आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में। जी सर, पदार्थ विज्ञान के तो हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे से समझाते थे, तो हमें आज भी याद है कि ये सारे सिद्धांत उन्होंने बहुत अच्छे से उदाहरण दे दे के समझाए। पर मैं भूल और नहीं गया। आप नहीं, मतलब भूल तो थोड़ा गए हैं। अभी हम चिकित्सा के अनुपेक्ष में से पढ़ते हैं और उस प्रकार से हम उसका मतलब रिलेशन करते हैं। क्योंकि बाकी आपने तो सर काफी अच्छे से उदाहरण दे के सभी को समझ में आए, वैसे सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए। क्योंकि अपने सोचे 20 साल से ऊपर हो गया तो सब भूल भाल गया। जी मैम, ये तत्व विज्ञान के साथ आप तत्व ज्ञान और पदार्थ विज्ञान दोनों मिक्स करके आप थोड़ा थियोरेटिकल सोचेंगे ना, तो मजा आता है ये सोच पढ़ने में। मैम उस वक्त तो हमारे भी सर बड़े अच्छे थे, पढ़ते भी थे, लेकिन अब ये वर्ड इतने टफ लग रहा है ना, अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक। हाँ, वो टाइम बिंग ये वर्ड नहीं लगते हैं, ये मतलब है कॉमनली होता है, लेकिन ठीक है, मतलब याद आ रहा है, अभी रिकॉल हो रहा है। सदहेतु में निम्न 5 गुण होने चाहिए: पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व, अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्षत्व। सर आप समझाइए। एक पक्ष में होना चाहिए, मतलब आप देंगे एग्जाम्पल, है ना? नहीं, और एक इसमें अभी शॉर्ट में ये पदार्थ हम समझा सकते हैं, अभी इसमें पूरा पारी की बुक में पूरा नहीं है। हेत्वाभास भी शॉर्ट में है। ये ना मैं लिंग के भेद और सदहेतु जो है ना, ये मैं कल पढ़ाऊंगा अच्छे से। पदार्थ का बुक निकालना पड़ेगा, ये हमारे सब एमडी में ये संहिता में। हेत्वाभास तो और कुछ करता है, ये बैल है क्योंकि इसमें सिंह है। ये साधारण असाधारण, ये पढ़िए आप, कितना समझ आता है, पढ़िए। सव्यभिचार विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, सव्यभिचारी। सव्यभिचारी के भी 3 भेद हो जाते हैं: साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण में है तत्र साध्य, साध्या भाववद वृत्ति साधारण, अनैकांतिक, यथा यह बैल है क्योंकि इसमें सिंह है। ये एक चीज हो गया, साधारण हो गया हेत्वाभास। फिर असाधारण में है सर्व सपक्ष विपक्ष, विपक्ष व्यावृत, पक्ष मात्र वृत्तिर साधारण, यथा शब्द नित्य है क्योंकि इसमें शब्दत्व पाया जाता है। अनुपसंहारी क्या है? अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, यथा सब कुछ अनित्य प्रमेय होने के कारण। जी, सिर्फ आयुर्वेद नित्य और ईश्वर नित्य है। और जल में शीतलता नित्य गुण है ना जी। विरुद्ध विरुद्ध का साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, यथा हवा भारी क्योंकि वह रिक्त है। हा? हवा भारी है, हवा भारी है ना, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भारी है तो रिक्त पता नहीं। फिर सत प्रतिपक्ष, विरुद्ध है, ऑपोजिट चीजें बता रहा है ये ना। हाँ, तभी तो मैंने कहा कि हवा में स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्योंकि वो रिक्त है, मतलब ये विरुद्ध बात हो रहा है यहाँ पे। वो चीज कहाँ प्रूफ हो रहा है, ये चीज क्या कोरिलेशन? फिर है सत प्रतिपक्ष में साध्या भाव साधकम हेतुत्तर यस्य स सत प्रतिपक्ष, यथा शब्द नित्य है श्रवण किए जाने के कारण। हाँ, ये भी तो पूरा क्लियरली नहीं हो रहा है ना, इसमें साध्य का भाव, शब्द नित्य है क्योंकि हम सुनते हैं इसलिए शब्द नित्य है क्या? ये क्या लॉजिक है?
नहीं, ये लॉजिक तो नहीं है, क्योंकि नित्य का मतलब ये होता है ना कि जिसका जन्म नहीं होता है ना, जन्म मरण से परे होता है। हाँ, वो हमेशा रहता है। तो हाँ, ये हम ईश्वर सुन के लिए सुन पा और रहे हैं इसलिए है क्या? अगर हम नहीं सुन पाते तो वो अनित्य होता क्या? ये कोई लॉजिक नहीं हो रहा है, ये हेत्वाभास है, मतलब झूठा ज्ञान है ये हेत्वाभास। हम्म, जैसे कि फिर पहले उन्होंने बोला कि बैल बैल जो है क्योंकि इसमें सिंग है, तो क्या गाय को नहीं होता है क्या? भैंसा को नहीं भैंस को नहीं होता है? हाँ, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको सिंग होता है। हाँ, तो ये तो लॉजिक ही नहीं बैठता है। फिर बोले शब्द नहीं, तो इसमें शब्दत्व पाया, ये भी इलॉजिकल बात है। सब कुछ अनित्य क्योंकि प्रमेय नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए अनित्य है क्या? ये भी लॉजिकल, ये मैं कल अच्छे से और बताऊंगा। लेकिन हेतुआभास का मतलब है कि हेतु का आभास होना, वो चीज है नहीं लेकिन हमें लगता है कि वो चीज है। जैसे कि वेदांत दर्शन में बोला है कि हम लोग जब देखते हैं, रस्सी को देखते हैं, तो हमें हेतुआभास होता है कि वहां पे वो सांप है। हाँ जी सर। हाँ, तो वो हेत्वाभास है। इसी तरह से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या। हमको जगत में रहते हैं तो सब लगता है कि ये मेरे रिलेटिव हैं, ये दोस्त हैं, ये फ्रेंड हैं, लेकिन असली में कोई कुछ नहीं होता है वो सब। हाँ जी सर। तो ये हेत्वाभास ना झूठी बात है। हेत्वाभास जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान या असली ज्ञान नहीं होने देता। फिर है असिद्ध भेद, आश्रय असिद्ध। यथा आकाश का कमल सुगंधित है क्योंकि इसमें भी जलाशय के कमल के समान कमलत्व है, तो आकाश का कमल तो होता ही नहीं है, होता ही तो नहीं, इसका आश्रय सिद्ध आश्रय है सिद्ध ये। नहीं है ना। हाँ, फिर है स्वरूप असिद्ध। हाँ, यथा शब्द गुण है क्योंकि यह आंख से दिखता है, ये हाँ, भी गलत है, तो हाँ। स्वरूप से उसको सिद्ध नहीं हुआ। फिर व्यापत्व असिद्ध। सोपाधि को हेतु हेतु व्यापत्व असिद्ध। यथा पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है, तो सही है ना सर। फिर है क्या बाधित क्या हाँ बोल जी रहे हैं? सर। क्या? क्यों यहाँ पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है। हाँ, ये क्या लॉजिक है? ये भी कुछ भी नहीं है। ये भी मतलब यहाँ पे व्यापत्व सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे पर्वत पर है क्योंकि वहां पे अग्नि है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं सर, यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे भी धुआं है वहां पे अग्नि होगी ही होगी। तो आप कहीं दूर से किसी पर्वत, आप कहीं पे हो, मैदान एरिया में हो, और आपको दूर पर्वत पे कहीं अग्नि दिख रही है, तो ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर्वत के पीछे कुछ न कुछ ऐसा कुछ कारण होगा जिसकी वजह से अग्नि है वहां पे, इसलिए धुआं उत्पन्न हुआ है जो हम देख पा रहे हैं। ऐसा यहाँ हम दूर से ऐसे अनुमान ही लगा सकते हैं ना, क्योंकि पर्वत पे चढ़ के आप देखने तो जाओगे नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बताया गया। पर वो ये असिद्ध है ना, ये असिद्ध असिद्ध है, यहाँ बताया। पे प्रूफ नहीं हुआ वो पूरा। हाँ, मतलब सर ये अनुमान ही है, असिद्ध है, ये यही तो कहना चाह रही हूँ मैं भी। हाँ, रियल नॉलेज नहीं होता है, रियल हाँ, ज्ञान। रियल नॉलेज नहीं होता है, ये सभी अनुमान है, असिद्ध बातें हैं। हाँ, ये सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। और ये जी। बाधित पढ़िए आप। यस्य साध्य भाव प्रमाणांतरेण निश्चित सबाधित। यथा बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि यह ठोस है, ये तो लॉजिक नहीं है सही, क्योंकि यह ठोस है, ठोस होने की वजह से थोड़ी डूबती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसलिए होता है। बर्फ तो ना डूबती है अंटार्कटिका डूबती नहीं में, है ना मैम, तैरती है वो। वो तैरती है। तो ये बाधित चीज बता रहे हैं। ये हेत्वाभासी ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, ये रियल ज्ञान नहीं होने देता है। बर्फ पानी का मुझे सही से ये नहीं याद है, क्योंकि बर्फ वाटर पानी में में तो डूबता है। स्पेसिफिक मैम ग्रेविटी वन आइस होती है। आइसबर्ग है, आइसबर्ग पानी में तैरते हैं ना वो, हाँ, डूबते कहाँ है। आइसबर्ग तो तैरते हैं, मतलब हाँ, पार्शली पूरा सबमर्ज्ड होकर के। ग्लेशियर जो रहता है वो डूबता है क्या पानी में? ऊपर सब जमा रहता है ना। जी सर। हाँ, ये तो थोड़ा गलत है। हाँ, तो ये सारे गलती है। बैल को सिंग है तो बैल है, ये क्या है बात? फिर न्याय सूत्र ने तर्क के लिए इसको कहा मैं कल था। अच्छे से बताऊंगा, बुक से पढ़ के मैं और अच्छे से याद करवा दूंगा आप लोगों को। हाँ, तर्क फिर पढ़िए। तर्क है अभिज्ञातम तत्वे अर्थे कारणोपपत्ति तस् तत्वज्ञ अर्थार्थ अर्थार्थम वो अस्तर्क। इसका मतलब है कि अविज्ञात चीज है जो हमें मालूम नहीं है, उसको हम कोई तत्व देखने के बाद उसके कारण का हम ऐसे लॉजिक लगाते हैं, और उसके बाद में लॉजिक लगा के वो चीज को समझने का कोशिश करते हैं, ऊहे करते हैं, मतलब सोचने का कोशिश करते हैं, उसको तर्क कहा जाता है। फिर तर्क के भेद हैं प्रमाण बाधित, आत्म आश्रय, अन्यो आश्रय, चक्राश्रय, अनावस्था,
तर्क के उद्देश्य, ये भी उद्देश्य, मैं कल लक्षण, बता परिचय। दूंगा, इसको अच्छे से मैं कल याद करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है सर। और आप्तोपदेश है, आप्तोपदेश का मतलब जो आप तो पुरुष लोग उपदेश देते थे, हमेशा आप्त प्रमाण भी मारना है चरक ने। तो आप्तोपदेशम नाम आप्त वचनम, आप्त लोगों ने जो वचन बोले हैं उनको आप्तोपदेश बोलते हैं। न्याय वार्तिक ने बोला है आप्तोपदेश शब्द है, शब्द जो बोले जाते हैं वो आप्तोपदेश प्रमाण में आते हैं। आप्त वाक्यम शब्द है, तो हाँ, जो आप लोग के जो वाक्य है उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं हम लोग। फिर है आप्तः खलु साक्षात कृत धर्म यत अदृष्टार्थस्य चिख्या पैशया प्रयोक्ता उपदेष्टा न्याय वार्तिक। संस्कृत इन लोग की बड़ी टफ है। क्या टफ है? ये बोल रहे हैं आप्तः खलु, जो आप तो लोगों ने जो साक्षात जो चीज देखा है उसको एग्जाम्पल से समझा है और वो फिर उपदेश किया है उन्होंने। तो उपदेश किया है, उपदेष्टा मतलब उन्होंने उपदेश किया है, उनको आप्त कहा है न्यायवादी। फिर है आप्तोपदेश के भेद है लौकिक अलौकिक। तो आप्तोपदेश के भी दो भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। आप्तोपदेश जो रहता है ना वो इस दुनिया की कुछ बात बताते हैं, कुछ अलौकिक बातें बताते हैं। जैसे कि आप गरुड़ पुराण देखेंगे, उसमें लिखा है कि इतने टाइप के नरक होते हैं, फिर उसके बाद में वैतरणी नदी होती है। आपने देखा है क्या वैतरणी नदी या नरक का जो यातना होता है, देखा है? यमराज होता है, चित्रगुप्त होता है, या अलौकिक चीज है ना, उन्होंने बताया है, आप्तोपदेश दिया है, लेकिन हमें नहीं मालूम है, प्रूफ नहीं है। वो बोलते हैं आत्मा फिर जाती है दूसरे शरीर में जाती है, फिर 84 लाख योनियों में जाती है। आपने देखा है क्या कि कौन से योनि में क्या जा रहा है? अलौकिक बातें हैं तो वो उनको दिखता है, हमें नहीं दिखता। और लौकिक बातें इस दुनिया में हमें सब चीज जो दिखता है उसके बारे में उपदेश किया है, जो हम प्रत्यक्ष समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज है। फिर अलौकिक को चक्रपाणी जी ने ऐतिह्य बोला। ऐतिह्य का मतलब इति धन हा होता था इतिहास का, तो इसी को ऐतिह्य को इन्होंने आगम प्रमाण में वाला। आगम मतलब शास्त्र होता है। तो ऐतिह्यम नाम आप्तोपदेश वेदादि, जितने वेद वगैरह हैं वो सब आगम में आते हैं। आगम प्रमाण भी तो होता था। हाँ, तो उसमें है चरक विमान स्थान में इसका। ऐतिह्य तो मतलब एक आगम तरह से प्रमाण इतिहास से रिलेटेड जो रहता है, जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गए, दर्शन शास्त्र हो गए, ये पुराने जमाने के जो हमारे इतिहास की किताबें थी। तो इति मतलब इतिहास, हाँ कहा गया ना जी। पढ़ते थे। अनुरिता मैम, आप पदार्थ विज्ञान में कितना मार्क्स लाई थी, याद है आपको? फर्स्ट ईयर बीएमएस में हमारा एक बस पास हो गई थी पहले अटेम्प्ट में। आपको ये समझ आता था ये सब हेतुआभास? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जैसे फिजिक्स होता था ना, मेरे लिए पदार्थ विज्ञान वैसे ही था। अच्छा, तो आप कौन से कॉलेज से पढ़ी है? इसमें फिजिक्स तो मतलब सबसे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें लॉजिक रहते हैं ना, तो आराम से हो जाता है। रट्टे वाली चीजें नहीं मैडम, हो बट पाती। सारा आपको एज्यूम करना पड़ता है ना, सारे थ्योरम्स। तो वैसे पदार्थ विज्ञान मतलब हेतुआभास यत्र यत्र नहीं मैम, वन्य मुझे तो फिजिक्स आती थी, बल्कि बायो सबसे कम आती थी। यत्र यत्र धूमा करता था। तत्र तत्र वन्य, इतना ही याद है, उतना ही समझता था। आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं अनुरिता मैम बीएमएस? आयुर्वेद कॉलेज से। तो वहाँ कौन पढ़ाता था पदार्थ विज्ञान? पवी की थे, एक सर भी थे, और संस्कृत की एक मैडम थी। लेकिन सर एकदम मराठी संस्कृत कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था सर, एकदम रोने वाली हालत थी। और उसमें पवी बोले तो मैं तो ये बोलती थी, ये आयुर्वेद पदवी का क्या है, ये किस वजह से, मतलब ये सारी सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान, मतलब आज उसका समझ आता है ना इम्पोर्टेंस। तो मैम सच में ये तो नहीं समझ आता था कि पदार्थ क्यों है। नहीं ऊपर मैम, से ज्यादा हमारी था जो मैम, टीका है ऊपर ना से मैम, हमारी हाँ। टीका है ना मैम, कुछ टीका का वाचन ऐसे होता है कि उसमें पवी का कौन सा वो रूल वहां पे लगा के उसका अर्थ लेना है, वो मतलब मैंने ऐसे सटीक वाचन देख, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपने दिमाग की बात नहीं, बहुत पेशेंस लगता है उसको, है ना सर? ऐसे टीका हाँ, वाचन भी होता है ना। अब जैसे इसमें बोलते हैं कि वो जो तंत्र युक्ति है पदार्थ विज्ञान तंत्र में, युक्ति कौन सी है? हाँ तो हाँ, अतीतावेक्षण, अनावेक्षण, मतलब अनागतावेक्षण, मतलब वो चीज वहां से देखो, वो चीज वहां से देखो, वो चीज वहां से, ऐसे पूरा संहिताएं ऐसी लिखी है यहाँ पे। ज्योग्राफी कैसे, ज्योमेट्री कैसे अपनी थ्योरम्स होती है, वैसे तंत्र युक्तियां यूज करके टीका का वाचन करते हैं कुछ लोग। और ऐसे डिफिकल्ट एकदम गुगली वाला बॉल, आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे लगने वाली है। जी। अभी कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। विनीता मैम, आप पढ़ेंगी? ये अब जी सर। नया टॉपिक आ रहा है, पद, शब्द, वाक्य, ये पढ़ेंगी तो पढ़िए। जी सर। उत्तम शास्त्र के लक्षण 18, उत्तम शास्त्र के 18 लक्षण होते हैं। पद,
विभक्ति व प्रत्यय युक्त सार्थक शब्द या शब्द समूह को पद कहते हैं। जिस शब्द समूह का कोई अर्थ होता है उसको पद कहते हैं। शब्द श्रोत ग्रहणो यो अर्थ स शब्द है, मतलब जिसको हम कान से सुन सकते हैं वह शब्द है। शब्दों नाम वर्ण सामनाय, ये चरकने का है। जी, शब्द जो है वर्ण का ग्रहणो यो अर्थ शब्द है, मतलब वो शब्द वो है जिसका हम कान से सुनते हैं और कोई अर्थ युक्त होता है, वह शब्द होता है। अर्थयुक्त होता है। हाँ। आजकल क्या होता है कि वो जो गाने आते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो क्या गाने बन रहे हैं आजकल। कोई वो जो था ना, कर गई लड़की चुल हुल हुल, ऐसे कुछ कुछ ऐसे क्या उसका अर्थ क्या था, वो बस ऐसे गाने वो के। निरर्थक शब्द है। हाँ, यहाँ पे अर्थयुक्त शब्द। वाक्यार्थ ज्ञान शाब्द ज्ञानम तत्करणम तु शब्द, तर्क संग्रह ने बोला है। वाक्य का अर्थ जो ज्ञान जिससे होता है उसको शब्द ज्ञान कहते हैं। हाँ, उसका जो करण है वह शब्द है, वो साधन जो है वो शब्द है। शब्द भेद का ध्वन्यात्मक यथा वाद्य यंत्रों की आवाज, वाद्य यंत्रों की जो आवाज होती है उसको ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। जैसे वर्णात्मक जो होते हैं प न घ ट, ये वर्णात्मक हो गए। ख सार्थक रोटी पानी दान मतलब कोई दाना ना कोई अर्थयुक्त होता है, दानी, हम रोटी को इनका रोटी कोई ना कहते कोई हैं। अर्थ होता है। हाँ। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनको हम ऐसे ही बोलचाल में यूज करते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी छोटी पानी वानी खाना वाना ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो जो पीछे से ये जो दूसरे शब्द बोलते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं, इनको बस ऐसे ही बोल दिया जाता है। दृष्टार्थ अदृष्टार्थ सत्य और अनृत, ये दृष्टार्थ मतलब शब्द जो के देख भेद। के हम समझ सकते हैं, अदृष्टार्थ जो नहीं देखा है, सत्य मतलब जो सच होता है, और अनृत मतलब झूठ होता है। वाक्य पदों का ऐसा समूह जो आकांक्षा योग्यता व सन्निधि से युक्त हो। जी, अब आकांक्षा का मतलब क्या होता है, अभी आकांक्षा मैम है क्या? देखिए उनका मीनिंग बता दिया यहाँ पे। आकांक्षा लिखा है सर, आकांक्षा नहीं लिखा वो हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वया अननुभावात्माकांक्षा। अभी आप एक्सप्लेन करिए सर। उसका नीचे दिया है ना हिंदी में, एक पद दूसरे पद के बिना अन्वय बोध न करा सके, यही उन पदों की परस्पर आकांक्षा है। मतलब एक वर्ड के बिना दूसरा वर्ड का मीनिंग नहीं निकलता है, ऐसा ही सर कुछ। हाँ, एक पद के जैसे बिना मैं दूसरे बोलूंगा पद का। अनुरिता मैम, फिर मैं कुछ और शब्द बोलूंगा तो वो ऐसे अनुरिता मैम क्या क्या मतलब उसका कोई आकांक्षा है कि अनुरिता मैम के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो जो आकांक्षा कराता है किसी और चीज का वो आकांक्षा होता है। एक्सपेक्टेशन कराता है कोई बात बोलने के बाद, एक शब्द बोलने के बाद। योग्यता अर्थात अबाधो योग्यता, अर्था अबाधो योग्यता, वाक्य के अर्थ का बाधित न होना ही योग्यता है। यथा आग से सींचता है, यह योग्यता नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे शब्द बोले, जैसे मुनीश शर्मा मैम बोलती हैं तो ऐसे शब्द बोलती हैं कि हाँ पावरफुल शब्द होते हैं। ऐसे इरिलेवेंट टॉकिंग जो होता है वो अयोग्यता होता है, और रिलेवेंट टॉकिंग जो होता है वो योग्यता। सन्निधि पदानाम विलंबेनो उच्चारणम सन्निधि, बिना विलंब किए पदों का उच्चारण करना सन्निधि है, मतलब जल्दी जल्दी बोलना। हाँ, ऐसे बोलना कि उसका मीनिंग समझ आए, नहीं तो मैं एक शब्द अभी बोलूंगा, फिर 5 शब्द 10 मिनट बाद बोलूंगा, फिर 30 मिनट के बाद बोलूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। शब्दार्थ वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां शब्द शक्ति भेद, ये 4 होते हैं। अभिधा लक्षण व्यंजना और तात्पर्याख्य। अभिधा सांकेतिक मुख्यार्थ का बोधक है, राम खाना खाता है, जो इसका मुख्य अर्थ है उसका बोधक होता है ये, जैसे राम खाना खाता है। लक्षणा अर्थाव बोध से अतिरिक्त अर्थाव बोध का होना, यथा गंगा में झोपड़ी है अर्थात झोपड़ी गंगा तट पर है। तो इसका मीनिंग क्या होगा सर, मतलब एक क्या तरह होता का है कि हम जब बोलते हैं गंगा में झोपड़ी है, तो गंगा नदी पे, नदी में कैसे झोपड़ी हो सकता है? इसका मीनिंग तो यही होगा कि हाँ, झोपड़ी जो है गंगा के किनारे है, तट किनारे पे। पे।
जी सर, मतलब मतलब हम उसको दूसरी तरह से बोलते हैं। हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग ये होता है कि वो कुछ और अर्थ बता रहा है। एक एक तरह से जैसे कहते हैं ना सर, वो उपमा देना, इस तरह उपमा से देना नहीं, कुछ। उपमा देना तो अपमान होगा। हम बोलते हैं गंगा में झोपड़ी है, फिर वहां पे ये है, वहां पे वो है, असली में वो चीज कुछ और अर्थ को बता रहा होता है। बता रहे। जी सर। व्यंजना वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे अर्थ का बोध होना। यथा बालक के बदमाशी करने पर उसकी माँ क्रोध में उसे कहे कि आ मैं तुझे स्नेह दूं। तो हाँ मतलब जो मीनिंग है वो ना बोलना, उसके अलावा दूसरा बोलना, हाँ, तो उसको आजकल व्यंजना है। लोग बहुत ऐसे बोलते हैं ना, डबल मीनिंग वाले बातें बोलते हैं, बोलना हाँ। कुछ और चाहते हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। हम्म। जैसे माँ गुस्से में बोलेगी आह मैं तुम्हें मिठाई देती हूँ, तो मतलब हाँ, लेकिन वो असली में पीटने पकड़। लेकिन मारेगी, तो उसका उसका मतलब कि वो व्यंजना है। हम्म, तात्पर्य। क्या हुआ विनीता मैम, आपका म्यूट हो गया। प्रसंग संदर्भ के अनुसार वाक्य का अर्थ लगाना। यथा सैंधव माने का खाने की टेबल पर। सैंधव से अर्थ लवण व युद्ध क्षेत्र में अश्व से ग्रहण करना चाहिए। हाँ, मतलब इसका ये है सेंधव कि जो एक होता है शब्द ना, के उसका दो अर्थ होता है। दो तो अर्थ होते हैं। हाँ, तो लवण को भी बोलते हैं और घोड़े को भी बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे कि सेंधव आना है, सेंधव लेके आओ, तो सेंधव मतलब टेबल पे खाने पे बैठे, तो घोड़ा क्यों लाएंगे हम लोग, जी वहां पे सर। नमक ही लाएंगे। हाँ, शक्ति ग्रह संकेत ग्रह के उपाय। 8 व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृति, सानिध्य। जी, ये सब मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को सब डिटेल जी में। सर। तो अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि बहुत टफ टफ पढ़ाई कर लिया। हाँ, सर पदार्थ तो मुझे भी अच्छी लगती थी कभी। आपको कौन पढ़ाता था? सर शरद सर थे हमारे, वो पढ़ाते थे। अच्छा, तो आपको कितने मार्क्स आते थे पदार्थ विज्ञान में? याद नहीं है सर, बस ये पता है पास हो गए थे। ये ना रट्टा मार के भी नहीं समझ आता है जब तक कोई समझाए नहीं सर तब। मुझे तो ये समझ में आता था, ये मतलब गुस्सा आता था, ये बनाया क्यों है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि चीजें समझ में आती नहीं थी, बस रटनी होती थी। तंत्र युक्तियां, ताच्छिल्य, और ये सब, और ये उपमान ये उपमा। जो ताच्छिल्य, अर्थाश्रय और तंत्र हाँ, दोष, ये सब क्या है? ये ऐसे लगता था मेडिकल फील्ड में कि ये क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या है। क्या पढ़ रहे थे, समझ जी में ही नहीं आता था। जी, फिर मैं कल पदार्थ पढ़ा के फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे। अगर अभी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एनाटॉमी पढ़ना है कि ब्रेक लें? नहीं सर, फिर कंटिन्यूएशन नहीं होगा, 5 मिनट में क्या करेंगे, हाँ कल ही ठीक है, पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे। और पदार्थ को मैं और सिंप्लीफाई करके किताब खोल के, क्योंकि इसमें शॉर्ट शॉर्ट में है ना, एक एक लाइन में, उसको अच्छे से मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सभी लोग को। अब सब 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सभी प्रणाम को। सर, थैंक यू।